स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की आतंकी हमले के बाद सीसीएस की अहम बैठक थोड़ी देर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बैठक भारत की बड़ी कार्रवाई के संकेत माने जा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की अहम बैठक होने जा रही है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। आतंकी हमले के बाद ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं और थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। तो ये खबर आपको बताते चले, आतंकी हमले के बाद सीसीएस की अहम बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और ये हमले के बाद जो है बेहद अहम बैठक बताया जा रहा है कि भारत की ओर से इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई की जाए, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा कैंसिल किया है, राजनाथ सिंह ने अपना दौरा कैंसिल किया है और उसके बाद से, इस हमले के बाद से देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, चाहे वो सरकार की बात करें, जो तमाम लोग हैं इसको लेकर अलर्ट मोड पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे चीफ एडिटर संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम देखें, ये आतंकी हमला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, हर कोई इसको लेकर बेहद गमगीन है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक के मायने, क्या कुछ लगता है जो है इसमें निकल के इसके बाद सामने आ सकती है? जी जी, अगर हम बात करें सीसीएस की, तो ये सबसे उच्च संस्था है जिसकी बैठक होती है। वो स्पेशल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के मामलों को लेकर ये कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, ये 5 लोग रहते हैं। और इन 5 लोगों के साथ ये बैठक होती है। ये तभी होती है जब बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा से रिलेटेड कोई मामला होता है, जिस पर सीसीएस को कॉल किया जाता है। अभी क्योंकि कल ये बड़ा हादसा हुआ है जो पहलगाम में हुआ है, इसके पहले आपने देखा था पुलवामा में, इससे पहले 2019 में हादसा हुआ था और अब पहलगाम में हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर जो सेंसिटिवनेस है वो देखी जा रही है। और अब क्योंकि अमित शाह वहाँ से लौट आए हैं और लौट के आए हैं, तो वो सीसीएस में जो कैबिनेट की बैठक है उसमें वो सबको ब्रीफ करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या चीजें देखी, क्या सुरक्षा में चूक थी, किस तरीके का एक्शन लेना है। तो वो सारी कुछ चीजें सीसीएस में बैठाएंगे और फिर सीसीएस जो है वो फैसला लेगा कि इसके बाद हमें क्या रिएक्शन देना है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक होती है और इसी बैठक में फैसला होगा कि किस तरीके से हमें जो आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल। संजय जी, एक चीज और जो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इतनी तादाद में जो लोग मारे गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी जो आम जनता है या फिर अन्य लोग हैं, उनके मन में सवाल खड़े होते रहे कि क्या वाकई में सुरक्षा जो है पर्याप्त रही या नहीं। लेकिन अब गृह मंत्री खुद वहां गए, जायजा लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये कैसा संदेश? जी देखिए, साफ है कि प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी अरबिया के दौरे को कैंसिल करके लौटे हैं और उसके बाद गृह मंत्री को तत्काल कल शाम को ही भेजा गया था। इसीलिए भेजा गया था ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा करने वाले जवान है, जो देश के लोग हैं, उनको इसका एहसास न हो कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इसीलिए कल जब वहाँ पर अमित शाह यानी गृह मंत्री गए और उन्होंने लगातार वहाँ पर एलजी के साथ, वहाँ के सीएम के साथ और जो सेना के लोग हैं उनके साथ बैठक की और वहाँ से पूरे जायजा लिया कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस थी वो किस तरीके की, क्या कमी रह गई थी और किस तरीके से उन आतंकियों को हम खत्म करें जो जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, या कह सकते हैं कि उनके आकाओं को भी कैसे खत्म किया जाए। खास तौर से जो लॉन्चिंग पैड की बात की जाती है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब इसके पहले पुलवामा हमला हुआ था, वहाँ पर भी इस तरीके की घटना के बाद भारत सरकार ने जब सीसीएस की बैठक के बाद फैसला लिया था और उसके कुछ दिनों के बाद भारत की एयरफोर्स ने जो है पीओके में जाकर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर वहाँ के लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और लगभग 100 से 200 आतंकियों को मार गिराया था। ये जो महत्वपूर्ण घटना के बाद इस तरीके के गंभीर एक्शन लेने की बात है, वो सीसीएस में पास होता है और सीसीएस इस बात को तय करती है कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है, पूरी दुनिया को किस तरीके से अपने एक्शन को लेकर
सभी जो राष्ट्र हैं, क्योंकि अभी 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और 6 बजे क्योंकि सीसीएस की बैठक है, उसके बाद 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साफ दर्शाती है कि भारत एक कड़ा संदेश अपने पड़ोसी मुल्क को देना चाहता है और ये बताना चाहता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अभी बोला है अपने स्पीच में, उन्होंने साफ कहा कि ये कायरतापूर्ण जो हमला किया गया है इसका मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। तो ये साफ है कि भारत बड़े एक्शन प्लान में है। बिल्कुल, जो भी तस्वीरें लगातार जो बैठकों का दौर है वो यही दर्शा रहे हैं इस बार साफ तौर पर कि जो पर्यटकों पर ये हमला हुआ है कहीं ना कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये एक सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग इसकी की गई थी और पहलगाम कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। लेकिन सवाल अभी भी ये लोगों के ज़हन में है कि अब पीएम मोदी, क्योंकि वो जो आतंकी ये इस तरह के जो घटनाएं सामने आती है उसका जवाब वो मुंह तोड़ देते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि पुराने इतिहास की तरफ भी हम अगर गौर करें, जैसा कि आपने भी बताया कि जब उड़ी का जो हमला हुआ था उसके बाद भी भारत की तरफ से पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इस बार क्या कुछ नज़ारे दिख सकते हैं? देखिए, जो इस तरीके की स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है ये सुरक्षा कमेटी के बीच में डिस्कस होती है और वो चीजें कभी भी लीक नहीं होती हैं। क्या कुछ डिस्कस होगा कैबिनेट के बीच में वो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सब कुछ अपने तरीके से कह सकते हैं कि उस बंद कमरे के बीच तय होगा और उसके बाद वो एक्शन उन लोगों को बताया जाएगा जो उस एक्शन में भागीदार होंगे, यानी सेना के वो जवान, सेना के उच्च अधिकारी जो इस एक्शन को अंजाम देंगे उनको बताया जाएगा। दूसरी बात कि भारत जब ये एक्शन लेगा उसके बाद जो बाहरी मुल्क हैं, खासतौर पर दुनिया के जो बड़े देश हैं उनको किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे, उनको किस तरीके से हम अपनी बातों को कहेंगे, ये बातें भी तय होंगी। इसीलिए इसमें विदेश मंत्री को भी शामिल किया गया है, क्योंकि विदेश मंत्री का ही ये काम है कि वो अमेरिका, रसिया और तमाम जो बड़े देश हैं उन देशों को बिल्कुल। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन वो चीज अगर हम देखें उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि जो आतंकी सामने आए उसमें कुछ विदेशी मुल्क के हैं और कुछ हमारे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो खाते भारत का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाती है, जहाँ पर लॉन्चिंग पैड होता है, वहाँ पर पाकिस्तान के सेना के लोग और जो आतंकी संगठन के जो कमांडर हैं वो वहाँ पर कश्मीर या तमाम जगह से गए हुए लोगों को कह सकते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं। उसमें कश्मीरी यानी भारतीय और कह सकते हैं पाकिस्तान के और विदेशी मुल्क के भी आतंकी होते हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देके भेजा जाता है और वही हमले को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके के जो हमले हैं उन हमलों को रोकने के लिए क्या प्लान भारत कर सकता है, उसी पर इन सारी बैठकों में कह सकते हैं कि तैयारी होगी और इसीलिए भारत लगातार इस मूवमेंट पर, क्योंकि 5 सालों के बीच कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था और ये माना जा रहा था कि धारा 370 खत्म होने के बाद जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो काफी अमन चैन था, लेकिन जब लोकतंत्र की बहाली वहाँ पर की गई, चुनाव कराया, उसके बाद ये अटैक होने बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, ये जम्मू कश्मीर कुछ और है, जो पहले था वो अब नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, लेकिन क्या आतंक को लेकर वो जो नॉर्मल होने की बात कही जाती है, ये जो नजारे अभी सामने आए हैं, क्या वाकई में माना जाए सब कुछ सामान्य है? कि नहीं? देखिए, ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय जो अटैक थे, जो पत्थरबाजी थी, वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाहर से आने वाले आतंकी हैं, इन्फ्लुएंट्रेशन करके जो घुसपैठ करके आने वाले आतंकी हैं, उनको खत्म करने की चुनौती अब तब भी बरकरार थी और अभी भी बरकरार है। तो ये कहना कि पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो आंतरिक सुरक्षा की बात थी, आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत अभूतपूर्व बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है और यही कारण है कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सैलानी जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस घटना के बाद क्या कुछ होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगा, ये भी एक देखने की बात है। और सरकार जो सीसीएस की बैठक में अभी जो चल रही है उसमें इन सारी बातों पर डिस्कस करेगी कि किस तरीके से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल संजय जी, इसके तार जब पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो हम उनका जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद इस तरह के हालात भारत में हो जाते हैं, ये घटना हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी भी लश्कर के टीआरएफ जो संगठन है उसने ले ली है। बावजूद अब जब हमला होने के बाद पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करें तो वो कहते भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो इससे बहुत दूर है।
और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की जो रिएक्शंस है उनके वो आते रहे हैं, चाहे वो पहले किसी और हमले की बात क्यों न करें। देखिए, जी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी तरफ से इस तरीके के हमला किए गए, लेकिन जो उनके स्लीपर सेल है, जो उनके आतंकियों को प्रोत्साहन करने का कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंक का, आतंकवादियों का एक जड़ है, घर है जहाँ से आतंकवाद फैलता है। हाँ। तो ये भारत सभी बड़े मंचों पर ये बातें भारत ने बता रखी है, चाहे वो जितने भी टॉप मोस्ट देश हैं, यूएन के देश हैं, यूएन नेशन के, तो उन सबको ये बताया गया। और ये चीज़ भी आज तय होगी कि किस तरीके से जब हम इस अपने एक्शन को लेंगे तो उस एक्शन को किस तरीके से जस्टिफाई करना है, कि इस तरीके से हमें बड़े देशों को, यूएन जैसी संस्थाओं को बताना है, ये सारी बातें वहाँ पर तय होंगी। तो ये पाकिस्तान चाहे भले ही आप कुछ भी कहता हो, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि जो वहाँ के जनरल थे उनकी 3 दिन पहले एक बयान आता है, वो एक स्पीच देते हैं जिसमें 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान बना था वो धर्म के आधार पर ही बना था, और जब ये हमला होता है इसमें भी धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी जाती है। तो ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढा जाएगा, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री ले रहे हैं। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि जो मारे गए उनसे धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया और इसके बाद गोलियां दागी गई। लेकिन क्या ये जो पर्यटकों पर जो हमला है, क्या इससे साफ संदेश देते कि आतंकी पहले से और भी ज्यादा आक्रामक हो गए, उनकी बदले की भावना जो है पहले से और ज्यादा कहीं ना कहीं कहे कि एकदम विषैली, जो जब चाहे अब सेनाओं के बीच के खत्म करे, जो पर्यटक जा रहे हैं उन पर भी हमलेबाजी जो है वो उनकी जारी है। देखिए, ये किसी तरीके से तोड़ने का प्रयास होता है। आतंकियों का काम होता है कि वो दहशत पैदा करें, और ये जो हमला है वो दहशत पैदा करने के लिए ही किया गया, और इसीलिए टारगेट किलिंग किया गया है। टारगेट किलिंग इसलिए किया गया है कि जो पर्यटक जाने वाले हैं उसमें बड़ी संख्या हिंदुओं की होती है जो वहाँ पर जाते हैं, और रोजगार जो मिलता है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलता है। अगर वहाँ के स्थानीय लोग खुशहाल होंगे तो इससे जो है पड़ोसी देश को नुकसान होगा, और वो जो बार बार दिखाता है कि दुनिया में कि कश्मीर पर ज्यादती करता है भारत, तो ये वो नहीं दिखा पाएगा। इसलिए उसने इस तरीके के एजेंडे को, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, और यही कारण है कि भारत अब इस बात पर अगर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अफसोस है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात की गई जा रही है, और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। बिल्कुल, एक तरफ लेकिन जो ये मामले सामने आए हैं सरकार की तरफ भी जरूर उंगलियां उठ रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार की बात करें, शांति, पर्यटन, शांति और तमाम तरह के जो सौहार्द है उसकी बात की जाती है, दूसरी तरफ इस तरह से हमला हो जाता है। मतलब हर किसी के मन में ये चीज कहीं ना कहीं हलचल मचा देती है, सवालिया निशान सरकार पर भी खड़े होते हैं। क्या जो जमीनी हकीकत है, जो सरकारी बयानबाजी है, दोनों में फर्क है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए हमला करने वाला किस देश में आता है, किस रूप में रहता है, ये आपको पता लगाना बहुत आसान नहीं होता है। उनके जो रास्ते हैं, जो जंगल है, जो पहाड़ है, जो भौगोलिक परिस्थिति है जम्मू कश्मीर की, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि उसी वेश में रहते हैं जिस वेश से वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो आप इतने आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन हमलावर है, कौन वहाँ का स्थानीय निवासी है। और क्योंकि उनको पहले से भी वहाँ पे स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है, अभी भी उनके लोग वहाँ सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिसको देखना है, जो उनका नेक्सस है, जो उनका तंत्र है, उनको खत्म करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो उनका रूट है उसको काट दिया जाता है। ये कई सवाल हैं जो स्ट्रेटजिकली जो है खत्म किया जाता है, और स्ट्रेटजिकली इस पर सरकार बातचीत करती है, और सरकार बहुत सी ऐसी बातें। बिल्कुल, जिस तरीके से इस हमले को लेकर बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो राज्य के स्तर पर बात करें, देश के स्तर पर बात करें, बैठकों का दौर जो है वो जारी है। हर कोई इसको लेकर पूरी तरह चाक चौबंद और चौकन्ना नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अंदर खाने में इसकी जो एक कहते हैं कि जानकारी जरूर, उनके अंदर भी ये हलचल जरूर मच गई कि कुछ तो होने वाला है। तो क्या इस बार भारत की तरफ से इनफ इज इनफ जवाब दिया जाएगा भारत सरकार की ओर से? क्योंकि लोगों को तो यही उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार कुछ और एक्शन ले सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान आप ट्वीट देखिए, चाहे रक्षा मंत्री का भी आया हुआ बयान देखिए, सारे बयानों में एक बात साफ है कि लोगों ने ये कहा है कि इस तरीके के कायरतापूर्ण हमले को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मतलब साफ है कि हम अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे इस चीजों को खत्म करने के लिए, आतंकवाद का सफाया करने के लिए।
और यही कारण है कि बहुत सी ऐसी प्लानिंग होती है जिसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे, हम अभी उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आने वाले समय में उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपको साफ दिखेगा और किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना है उसकी एक लंबी प्रक्रिया भारत कर रहा है। और ये लड़ाई 1 या 2 दिनों की नहीं है, इसको एक लंबी लड़ाई लड़नी है, तो इसलिए भारत इस पर लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये जानकारी आपको बताते चलिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये अहम बैठक और भारत की बड़ी कार्रवाई के संकेत माने जा रहे हैं, जहां इस हमले को लेकर तमाम जो आला दर्जे के नेता है और वो सभी लोग इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे सीसीएस की बैठक में। और अब पाकिस्तान को क्या जवाब देना है, ये तमाम चीजें इसमें तय किए जाएंगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पदभार संभालते ही कार्यशैली से अपने ये जता दिया है कि वह बदलाव और सक्रियता के साथ आई है। एसपी भावना गुप्ता ने जिले का दौरा करते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आम लोगों के हित में एक बड़ी पहल की घोषणा की। अब जिले के लोग सीधे पुलिस अधीक्षक से अपनी शिकायतें साझा कर सकेंगे और इसके लिए जल्द ही एक विशेष मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर कोई भी नागरिक फोटो, वीडियो या मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेज सकेगा। और इस कदम का मकसद पुलिस और जनता के बीच दूरी को कम करना है और शिकायतों पर तेज साथ ही एसपी भावना गुप्ता ने जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद की किरण जो है वो जगाई है। और उन्होंने कहा कि जो युवा खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वे विभाग से जुड़कर प्रशिक्षण और सहयोग हासिल कर सकते हैं। एसपी की इस नई सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी, रणनीति रहेगी और कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो। क्राइम डिटेक्शन के साथ साथ में क्राइम प्रिवेंशन पे ध्यान दिया जाए। साथ ही कैसे जो हमारे महिला वर्ग हैं, बुजुर्ग वर्ग हैं, जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, उनको न्याय मिले, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। इंडस्ट्रियल और हाईवेज बहुत सारे हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स भी हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। आज के दिन में साइबर ऑफेंसेस भी हर तरह के घटित हो रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ में जो भी गंभीर अपराध हैं उनका त्वरित निराकरण करते हुए एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे अपराधियों को सजा हो। इस और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। जिले के थाना सनावल क्षेत्र में एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी साल 2022 में ग्राम त्रिशूली के वंश बहादुर सिंह से हुई थी, लेकिन विवाद के चलते वह अलग हो गई और इसके बाद आरोपी इंद्रजीत सिंह ने उससे दोबारा शादी का आश्वासन दिया और उसके घर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और किसी अन्य महिला से विवाह करने की तैयारी करने लगा। साथ ही पिछले 1 महीने से आरोपी का मोबाइल भी बंद है। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 69 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच के दौरान आरोपी के झारखंड में छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर बलरामपुर लेकर आए और पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में अव्यवस्थाओं और लापरवाही का आलम कुछ ऐसा है कि जनता अब सीधे सवाल उठा रही है कि आखिर अपनी फरियाद लेके जाए तो जाए कहां। मामला नगर पंचायत नवागढ़ का है, जहां सीएमओ विष्णु यादव के रवैये को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है।
आरोप है कि नगर में अवैध कब्जे धड़ल्ले से हो रहे हैं और सीएमओ साहब न केवल इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि पत्रकारों और नागरिकों के फोन भी उठाना जरूरी नहीं समझते। राजाभाटा इलाके में बिना किसी लीगल एनओसी के पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण खुलेआम जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और जब मीडिया टीम ने इस मामले पर जानकारी लेनी चाहिए तो सीएमओ साहब ने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। और अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर जनता को यूं ही जवाबों के लिए भटकना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया का फिलहाल सभी को इंतजार है कि आगे इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आते हैं। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। चलगुले थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाबा बच्छराज कुंवर धाम में एक बैगा ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत इस व्यक्ति ने मंदिर परिसर में प्रसाद बेचने वाली कई दुकानों में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि दुकानों के साथ दुकानदार जो है उनके साथ गाली गलौज भी की और मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे यह मामला तूल पकड़ने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी बैगा की पहचान कर उसे हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। और जांजगीर चांपा जिले के बलौदा तहसील कार्यालय से एक मामला सामने आया, जहां बेहद चौंकाने वाला मामला है। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं हुई है। बाबू पद पर तैनात प्रताप सिंह क्षत्रिय का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह सीमांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने के बदले 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि वीडियो अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी अभी तक प्रताप सिंह पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस बाबू की रिश्वतखोरी से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पैसा कम देने पर प्रताप सिंह काम रोक देने की धमकी तक देता है। अब जब सबूत सामने आ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार चुप क्यों है? क्या रिश्वतखोरी का ये खेल यूं ही चलता रहेगा या अब कोई सख्त कार्रवाई होगी? अब नजरें टिकी है फिलहाल सभी की जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।